Shri Surinder Awana ji. He is a Gokul Ratna Awardee, and he will share his experience about this startup entrepreneurship in the dairy sector. So Dr. Vikram, you can start now. Yes. Okay, Good afternoon to all. थैंक यू सोफी साहब, आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके विद्यार्थियों, उद्यमियों और वहाँ के जो नए बिजनेसमैन हैं उनसे मिलने का हमें अवसर मिला है। तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं हो पा रहा है, परंतु आज हमारा सौभाग्य समझूंगा कि देश के एक बहुत ही ओजस्वी और आगे बढ़ने वाले किसान, और मैं कह सकता हूँ कि डेयरी इंडस्ट्री के स्टालवार्ड श्री अवाना जी हमारे साथ हैं। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन बाद में दूंगा, क्योंकि अवाना जी किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो बीच रास्ते मैंने उनको रोका है। अवाना जी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक नेशनल अवार्डी है। इसके अलावा इनका शुरुआती जो जीवन रहा है वो एक शिक्षक के तौर पर रहा है, और बहुत ही लंबे समय तक इन्होंने राजस्थान और दूसरे क्षेत्र के बच्चों को अपने शिक्षा के अनुभवों और अपनी संस्थाओं के द्वारा सबसे पहले उन्हें पोषित किया। तो जब एक अच्छी तरह से इनका वेल एस्टेब्लिश सिस्टम सेट हो गया, इनके स्कूल, इनके बच्चे, परिवार, समस्त जिम्मेदारियों से जब ये एक निवृत्ति की तरफ आए, तो उन्होंने अपनी रुचि के कार्य को आगे बढ़ाते हुए और एक खाली बैरन लैंड को खरीद के और उसका पालन पोषण करके, और आज इनके पास में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का फार्म है, जहाँ डेयरी भी है, गोट भी है, पिगरी भी है, पोल्ट्री भी है और फिश भी है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में इन्होंने एग्रीकल्चर को एक बिजनेस मॉडल के रूप में सभी के सामने रखा है। आज कम से कम 300 से ज्यादा जयपुर शहर की वेल रिनाउंड फैमिली इनकी कस्टमर है। तो मैं इनके अनुभवों को आपके साथ साझा करने के लिए अवाना जी से निवेदन करूंगा। मैं चाहता था कि पहले इनका एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो शेयर कर दिया जाए। मैं 1 मिनट शेयर करने की कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ से शेयर हो जाता है तो। हर सवाल का जवाब आपको डिटेल में मिलेगा, क्योंकि माटी इंडिया की टीम आज जा रही है जयपुर के भैराना गांव गिर गौपालक सुरेंद्र अवाना से मिलने। चिलचिलाती धूप में नोएडा से जयपुर पहुंचना मुश्किल जरूर था, लेकिन एक सफल गौपालक से मिलने के लिए 45 डिग्री की गर्मी के बीच लू के थपेड़ों को सहना ही पड़ा। आखिरकार 5.5 घंटे के सफर के बाद माटी इंडिया पहुंच ही गया सुरेंद्र अवाना जी के फार्म पर। यहाँ आकर पता चला वो इंडिया पे आया हूँ और आप बहुत ही ज्ञानवर्धक और नॉलेज वाला एपिसोड देखेंगे। बहुत अच्छे होंगे। तो आज Am I eligible for a career in data science? I don't know where to begin. I have no exposure at all. मैं जयपुर में सुरेंद्र अवाना जी के गिर फार्म में पहुंच चुका हूं। आप देखिए यहाँ पर गिर के सुंदर बछड़े यहाँ मौजूद हैं, जो इस वक्त चारा खा रही हैं, और इधर भी देखेंगे आप बहुत सारी गिर गौ माताएं हैं। तो राजस्थान में गिर को स्थापित करना आपके लिए कितना मुश्किल रहा या कितना इजी रहा? देखिए, राजस्थान में 5-6 देसी वैरायटी की गौ माता है। इसमें ये गिर तो मूल रूप से गुजरात की है, जैसा आप जानते हो। हमारे राजस्थान की मूल रूप से तो थारपारकर है और कांकरेज है। इसके अलावा साहिवाल और राठी भी राजस्थान में, आधे राजस्थान के कुछ जिलों में बहुत पाई जाती है। हमारे यहाँ 5-6 जिलों में गिर गुजरात जितनी पेड़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी 5-6 जिलों में काफ़ी तादाद में पाई जाती है। तो खास तौर से जो ये फार्म है, इसके पास में हमारे दूदू, किशनगढ़ तहसील, अजमेर पूरा जिला, यहाँ काफ़ी तादाद में सभी तरह का पशुपालन और सभी तरह के फलों के बगीचे, सभी तरह की सब्जी और अनाज, ये थोड़ा थोड़ा सब हो रहा है। उसके अलावा सारा फार्म रोका और एपिडा से ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। और उसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अब धीरे धीरे मैं लगा रहा हूँ। आज जो हमारा हिंदुस्तान में माइंड सेट है किसानों का कि पशुपालन और खेती है वो घाटे का सौदा है, अगर इसके साथ हम वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, प्रोसेसिंग नहीं करेंगे हर चीज की,
जो भी किसान अपना उत्पाद पैदा करता है, चाहे वो दूध हो, चाहे अनाज हो, किसी तरह का फल हो या सब्जी हो, सबकी वैल्यू एडिशन करेगा, तभी उसको इनकम डबल से नहीं 4 गुना 5 गुना तक होगी। इस समय ये बहुत अच्छा मौका है कि हमारी सरकार है वो वैल्यू एडिशन के लिए हमारी बहुत मदद कर रही है। सब चीजों में करीब करीब 50% सब्सिडी है। मैं बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक खेती का तो आप सब जानते हैं फायदे क्या है। इससे तो मिट्टी स्वस्थ रहेगी और पानी की बचत होगी, और सबसे बड़ा है कि पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, और मिट्टी अगर शुद्ध रहेगी तो इसमें जो उत्पाद जो भी पैदा होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। और लास्ट में ये है कि इसका जो किसान के उत्पाद है उसकी कीमत उसको अगर आप मार्केटिंग ढंग से करेंगे तो डबल ही नहीं 3 गुना 4 गुना तक मिलेगी। अब आपने बताया कि गोपाल रत्न मुझे मिला राजस्थान को पिछली बार 26 नवंबर 21 को गोपाल रत्न मैंने दिलाया राजस्थान को। गोपाल रत्न क्यों मिला, उसके मोटा मोटा फॉर्म मैंने अप्लाई कर दिया। तो सबसे बड़ा कारण था कि देसी गिर गायों की नस्ल में सुधार करना। नस्ल सुधार में सेक्स आर्टेड सीमेन में यूज कर रहा हूं। अभी तक उस समय जब अवार्ड मिला, जब 68 फीमेल काफ बछड़ियां पैदा हो गई थी, आज तो 104 बछड़ी पैदा हो गई। तो और पहला कारण तो ये था कि नस्ल सुधार करना। तो उससे क्या है कि एक तो बछड़ी पैदा होंगी तो किसान की इनकम बढ़ेगी। जैसे आपके 10 गाय 5 बछड़ी लाएंगी, मेरी 10 की 10 बछड़ी लाएगी, 2.5 साल बाद मेरी इनकम आपसे डबल होगी। नंबर 2, नस्ल सुधार पे तो कर ही रहा हूँ। दूसरा कारण ये था कि क्या मैं बहुवर्षीय चारा और ऑर्गेनिक चारा, हरा चारा जो खास तौर से फार्म पे पैदा करता हूँ, तो वो आपको मैं बताऊं कि उस समय 18 तरह का बहुवर्षीय चारा मेरे फार्म पे था और आज 24 तरह का बहुवर्षीय चारा है। इसके लिए IGFRI झांसी है, उसने भी मुझे पिछली 19 में एक बार अवार्ड दिया और अभी 1 नवंबर 22 में उनका फाउंडेशन डे था, फिर मेरे को अभी सम्मानित किया। तो और किसान कोई भी है 12 महीने बहुवर्षीय चारा लगाएगा तभी उसको चारे की कीमत कम आएगी, और हरा चारा अगर 12 महीने कोई भी एनिमल हो सबको मिलेगा तो वो हर तरह से छोटी छोटी डिजीज है वो स्वतः खत्म हो जाएंगी, वो हेल्दी रहेगा, दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। तीसरा कारण है गोपाल रत्न का ये है कि जो देसी गाय का गोबर और गोमूत्र है उसके बाई प्रोडक्ट में 8 चीजें बना रहा हूँ। जैसे गोबर से देसी ऑर्गेनिक खाद बना रहा हूँ, मैन्योर, जो मैं भी यूज कर रहा हूँ मेरे फार्म पे, आसपास के किसानों को भी काफी तादाद में दे रहा हूँ, जिसका मैंने छोटा प्लांट भी लगा रखा है। गोमूत्र से कीटनाशक और फंगीसाइड वो बना रहा हूँ और पूरे फार्म पे वही काम में लेता हूँ। उसके अलावा गोबर की ईंटें हैं, जिसका कभी मौका मिले तो मैं दिखाऊंगा कि मैंने कच्चे घर हैं वो गोबर की ईंटों से बना रखे हैं, और उसका फायदा है कि गर्मियों में तो वो ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं। इको फ्रेंडली है वो हाउस, जिसको आप मड हाउस भी कह सकते हो। और एक गोबर के गमले बना रहा हूँ। गमलों का ये फायदा है कि आप बाहर रखोगे तो 2-3 साल उसकी लाइफ है, और जमीन में गाड़ दोगे तो मिट्टी और पानी के संपर्क में आएगा तो धीरे धीरे उसका जूस निकलता रहेगा, और उस पौधे को आपको 1-1.5 साल तक कोई खाद देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा दीपक भी बनाता हूँ, और बायोगैस प्लांट लगा हुआ है 6 घन मीटर वाला, और उससे करीब 100 kg गोबर डाल के और मैं महीने की 2 गैस के सिलेंडरों की बचत करता हूँ। तो गायों को जो गर्म दलिया बनता है वो, और मेरे 10-15 स्टाफ का खाना उससे बन जाता है, तो एक वो बचत है। और चौथा कारण ये था कि जो गायों का शेड और मेरी फैक्ट्री और स्टाफ क्वार्टर है उन सब का पानी बचा कर एक पौंड में डालता हूँ। पिछली बार मैंने 3.5 करोड़ लीटर वर्षा जल बचाया, पिछले 2 साल से बचा रहा हूँ। राजस्थान में आप जानते हैं कि पानी की कमी है और बहुत से जिले ऐसे हैं जहाँ बिना पानी खेती नहीं हो रही। उन किसानों को मैं आज बताना चाह रहा हूँ और सिखाता भी हूँ कि भाई आप मेरे फार्म पर आइए और पानी किस तरह से आप बचा सकते हैं वर्षा जल को। क्योंकि इसमें जैसे मैंने एक पौंड बना रखा है 1 करोड़ लीटर का, जो गायों के शेड से ही भर जाता है, उसमें 5 लाख गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी। और आप ये देखिए थोड़ा सा ट्रैक्टर मेरा लगा के मैंने किया, एक तरह से पौंड फ्री का है, पानी बरसात का फ्री का है। अब उसमें मैं मछली पालन और बतख पालन कर रहा हूँ। और बतख का ये फायदा है कि बतख का वेस्ट है वो मछली का फीड है। उसके अलावा जो बतख तैरती है
तो उससे थोड़ी थोड़ी जो लहर बनती है उससे ऑक्सीजन, उनको थोड़ी सी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मिल जाती है। उसके अलावा बतख तैरने से मछली डर के भागती है तो उससे उसका वजन बढ़ता है, और बतख के अंडे भी बिकते हैं और बतख भी बिकती है, और इस तरह से मैं इस पॉन्ड का भी फायदा ले रहा हूँ। तो ये मोटे मोटे 4 कारण मैंने बताए जो गोपाल रत्न मिला। और आप देखिए कि मैं जो दूध है वो जयपुर मेरे फार्म से 50 किलोमीटर है, 400 परिवार हैं जिनका मैं फैमिली फार्मर हूँ। जैसे आपके फैमिली डॉक्टर होते हैं वैसे मैं फैमिली फार्मर हूँ। और जिन कांच की बोतल में ऑर्गेनिक और हाइजीनिक दूध जाता है 80 रुपए लीटर, घी है 1800 रुपए लीटर। तो जिन लोगों के मेरा दूध जाता है उन्हीं का एक ग्रुप बना रखा है, उसमें जो जो भी सब्जी और फ्रूट है उनकी रेट वाइज उनको भेज दिया जाता है। तो जैसे किसी को पाव भर नींबू चाहिए, 2 मूली चाहिए, 4 गाजर चाहिए, पाव भर पालक चाहिए, वो अपना डिमांड भेज देते हैं। जो दूध देने वाला डिलीवरी बॉय जाता है सुबह, वही उनका वो सब्जी भी ले जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन अलग से नहीं लगता है। और उसके अलावा मेरे को कीमत डबल मिलती है। ऐसे जैसे दूसरे किसान के टमाटर पैदा करता है, वो टमाटर मंडी में ले गया 20 रुपए किलो, और मंडी शुल्क और ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो वहां से कोई दुकानदार खरीदता है, वो अपने यहाँ लाता है, वो अपनी कॉस्ट निकालता है, तो लगभग 40 रुपए किलो टमाटर देता है। मेरे कस्टमर के पास डायरेक्ट टमाटर 40 रुपए किलो जाते हैं। दूसरे किसान के 20 रुपए बिकते हैं, मेरे 40 रुपए बिकते हैं। कस्टमर को ये फायदा है कि उसको दूसरे भी 40 ही मिल रहे हैं, मेरे भी 40 मिल रहे हैं। उसको 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो मैं इवनिंग में तोड़ के सुबह पहले पहुंचा देता हूं तो उसको फ्रेश मिलेंगे, और एक ऑर्गेनिक मिलेंगे। जो मिक्स मंडी है उसमें तो सब मिले जुले आते हैं, और मेरा फार्म ऑर्गेनिक है तो उनको ऑर्गेनिक टमाटर मिलेंगे। तो इस तरह से मार्केटिंग, लोगों के, किसानों के खास तौर से मार्केटिंग प्रॉब्लम आती है, धीरे धीरे आप इस तरह से मार्केट बना सकते हो। दूसरा प्रोसेसिंग का एक उदाहरण और देना चाहूंगा जो मैं 2 साल से कर रहा हूँ। जैसे आंवले हैं, आंवले हमारे इस बार 15 रुपए किलो मंडी में बिके। मैंने क्या किया, आंवले के साथ 15 रुपए के साथ 35 रुपए किलो की चीनी और मिला के 5 रुपए ईंधन का और कुछ और लेबर चार्ज जोड़ के 55 रुपए मैंने मुरब्बा बनाया। 5 रुपए मान लो प्लास्टिक का डिब्बा या उसके अंदर पैक करके अच्छी सी पैकिंग करके मैंने 60 रुपए उसकी कॉस्ट आई, और मैंने बाजार में 120 रुपए किलो बेचा। आप देखिए कोरोना काल के बाद आयुर्वेद तो पहले से ही कहता है कि भाई रोज एक आंवला खाओ निरोगी रहो, लेकिन कोरोना काल के बाद आंवले की कीमत है, हल्दी की है, इनकी बाजार में बढ़ी है। तो मेरे ये देखिए पिछली बार तो 1 महीने में सारा मुरब्बा बिक गया था, और इस बार भी बिक गया। मैं और किसान तो 15 रुपए किलो बेच रहा है, उसमें भी उसकी लागत 7.5-8 रुपए आ जाती है, खाद का है, पानी का है, तुड़ाने का है, लेबर चार्ज है और अन्य मंडी ले जाने का, तो उसको 5-7 रुपए किलो बचते हैं। और मैंने 60 रुपए किलो आंवले के कमाए, और 2 साल से ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं ये 2 उदाहरण दिए कि आज कोई भी किसान है अपना कोई भी उत्पाद पैदा करता है, चाहे दूध हो, सब्जी हो, फ्रूट हो, उसकी वैल्यू एडिशन करेगा तो उसकी इनकम जस्ट डबल होगी। बल्कि मैंने तो आंवले में देखो डबल नहीं 8-10 गुना कमाया। तो इस तरह से मेरा ये कहना है कि IFS मॉडल की खेती करोगे तो वेस्ट कुछ भी नहीं होगा, और सब एक दूसरे का पूरक है। जैसे गाय का गोबर है, उससे 10 आइटम बना रहा हूँ, इसका वेस्ट है वो भी काम आ रहा है, गोट है, सीप का है, उनका वेस्ट भी काम आ रहा है, खरपतवार है वो भी निकाल के किसी न किसी के खाने में काम आ जाती है, चाहे वो बतख क्या है, चाहे भेड़ क्या है, बकरी क्या है। तो इस तरह से IFS मॉडल की अगर कोई किसान खेती करता है, ऑर्गेनिक करता है, तो मैं समझता हूँ कि ये इस समय किसानों के लिए बहुत अच्छा है वो इस मॉडल पे। और मैं तो सबको न्योता देना चाहूंगा, इन्वाइट करना चाहूंगा, कभी भी आप पिंक सिटी घूमने आइए, वहां से 50 किलोमीटर दूर है, मैं व्यवस्था करूंगा। और दूसरा, मैं अभी 6 महीने बाद में एग्री टूरिज्म पे अभी काम चल रहा है मेरे पास 5 ऊंट हैं, 2 घोड़े हैं और 2 बोट हैं जो बड़ी झील के अंदर चलती हैं, जैसे आपके कश्मीर में चलती हैं। और इतना तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ राजस्थान के हिसाब से बहुत अच्छा है, झूले लगे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मेरे किचन अभी 50% स्टार्ट है, पूरी किचन में नमक से लेके मिठाई तक, और ऑयल है, मसाले हैं, दूध के बाई प्रोडक्ट है, सब्जी है, फ्रूट है, जूस है, ये सब के सब फार्म पे होंगे। फार्म
से बाहर का जो भी मेरे यहाँ रुकेंगे, एग्री टूरिज्म हो या प्राकृतिक चिकित्सालय में, तो बाहर का किसी को कुछ नहीं मिलेगा। वो कहेगा कि हमें पिज्जा खाना है, तो मैं हाथ जोड़ूंगा कि पिज्जा नहीं है, मेरे यहाँ करेले का जूस है, लौकी का जूस है, आंवले का जूस है, एलोवेरा का जूस है, पिज्जा खाना मेरे यहाँ नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए, कोरोना काल के बाद जो 5 स्टार 7 स्टार में जो लोग रुकते थे, उनका कुछ का मेरे से संपर्क में भी है और मिलते हैं कि साहब हम तो कच्चे झोपड़े में और बिल्कुल हाथ से तोड़ के सब्जी वही फ्रूट खाएं, ये सब देखना चाहते हैं। और हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर। हाँ सर, आ रही आवाज? आवाज आ रही है मैं सर। बताना चाहूंगा कि एग्री टूरिज्म भी अभी सरकारें मदद कर रही है, तो कोई किसान ये भी अपना करना चाहे तो वो कर सकता है। इससे भी किसान की इनकम अच्छी होगी। ये प्रॉपर टाइम है किसान के लिए। अभी जो पहले हमारा माइंड सेट होता था कि कृषि और पशुपालन घाटे का सौदा है, कतई नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। पैसा कम भी हो, लैंड कम भी हो, तो भी एक IFS मॉडल का एक छोटा सा फार्म आप बना के और आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। मोटी मोटी बातें तो मैंने बता दी। अब आपके जो कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अवाना जी। सोफी साहब, आपको आवाज आ रही है? आ रही है सर। सर आपकी वो जो वीडियो भी आ रही थी लेकिन फिर से चली गई सर। कोई बात नहीं, वो मैंने बीच में मोबाइल ऑन किया था, उससे क्या इंटरप्ट हो रहा है। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद अवाना साहब आपका। मैं अभी सभी ऑडियंस से निवेदन करूंगा, पार्टिसिपेंट से। देखिए, आपको सबसे पहली चीज तो अवाना साहब ने निमंत्रण दिया है कि आप सीधा श्रीनगर से चलिए और जयपुर आइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जयपुर से उनके फार्म तक जाने की सारी व्यवस्था भी वो करने के लिए हमें एग्री कर दिए हैं। तो एक इंटीग्रेटेड फार्म मॉडल अगर आपको देखना है, और उसी समय हमारे ICAR का इंस्टीट्यूट है CSWRI, जहाँ सोफी साहब अभी होके आए, वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो ये तो एक आपके लिए निमंत्रण है राजस्थान आने का। अब इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो जो आपकी रुचि का हो और आपको लगे कि आप अवाना साहब से पूछना चाहें जिससे कि हम कोई चर्चा कर सके, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है। सोफी साहब, अगर किसी का कोई प्रश्न हो जी तो जी आप सर, है। हेलो हाँ हेलो अवाना जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ, मेरे को आवाज आ रही है हाँ सर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में सर। धन्यवाद। मुझे एक बात बोलिए सर, हम बहुत ही प्रभावित हुए आपकी इससे ना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। मेरा अभी मैं PhD अभी कर रहा हूँ, मैंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग पढ़ा था, लेकिन आपने सच में देखा है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग से कितना फ़ायदा इंसान उठा सकता है। तो और आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आपको अवार्ड मिला है सर। बिल्कुल आप मेहनती फार्मर लगते हैं मुझे। और आप एजुकेशन के साथ जुड़े हुए थे, एज ए टीचर आपने काम किया हुआ है, तो हम बहुत वेलकम करते हैं आपको सर। मेरा एक प्रश्न ये है कि आपने सर बोला ये आपने नॉर्मली अब गियर का से रिलेटेड है ना सर? हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी सर, तो आपने सर ये गियर गाय ही क्यों चुनी आपने? जैसे साहिवाल तो नॉर्मली फीड कंजप्शन भी कम करती है गिर से, और मिल्क प्रोडक्शन भी उसमें ज़्यादा है। जैसे आपने गिर ही क्यों चुनी? एक तो पहला ये है सर। दूसरा, कितना मिल्क प्रोडक्शन होता है सर एक दिन में आपका सर पूरे फार्म में सर? जी, देखिए, गिर को मैंने इसलिए चुना कि मूल रूप से तो राजस्थान गुजरात की है, लेकिन हमारे 5 जिले भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, टोंक और जयपुर, इनके अंदर भी मुख्य रूप से काफी पाई जाती है। ब्रीड वाइज थोड़ी सी 19-20 होगी। दूसरा कारण क्या है कि मैं जब शुरू में स्टार्ट की तब गुजरात गाय लेने गया तो 18 लीटर वाली 100% गिर गुजरात में थी उस समय 2 लाख की, जो आज 2.5 लाख की है। और मैंने यहाँ जब देखा कि ब्रीड वाइज मेरे यहाँ आसपास में ब्रीड वाइज अच्छी नहीं है, दूध भी थोड़ा कम है, लेकिन मैं ब्रीडिंग पे काम करूंगा, तो मेरे को 15 लीटर वाली ज्यादा 100% गिर नहीं थी, लेकिन वो थी देसी 100% थी। वो गाय मुझे 60, 70, 80 में मिल गई। तो मैंने फिर यहाँ से इसलिए चुना कि बजट के हिसाब से मैंने इसलिए गिर को चुना। और बाकी तो
दूसरा कारण ये है कि ब्रीडिंग के हिसाब से जैसे ब्राजील वालों ने गिर को ले जाके 60-60 लीटर तक, वहां 30 से 40 लीटर की तो कॉमन है, तो ब्रीडिंग के लिए एक अच्छी है। साहिवाल को भी मैं नहीं बताऊंगा, थारपारकर भी अच्छी है, सब देसी गाय अच्छी है, लेकिन इसका हल्का सा एक तो मेरे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कम हुआ, इजी मिल गई, और थोड़ा सा प्रचार भी इसका अच्छा है, इसलिए मैंने गिर को चुना। दूसरा कारण मेरे यहाँ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन तो अभी जैसे 62 गाय मिल्किंग में है तो 300 लीटर है। एवरेज आपको बताऊं मैं तो 6.5 लीटर हर गाय है जो मिल्किंग में उनका, और वेटरनरी साइंस कहती है कि 6.5 लीटर एवरेज अच्छा होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 1 साल बाद इसको 6.5 को 7.5 लीटर तक ले जाऊंगा, क्योंकि जो ब्रीडिंग करके जो फर्स्ट टाइम बछड़ियां बच्चे दे रही हैं अभी, उनकी माँ से 2-2, 3-3 लीटर दूध बढ़ रहा है। तो मैं इसको, जो वेटरनरी साइंस कहती है, इस रिकॉर्ड को भी आने वाले टाइम में तोड़ूंगा। और वेटरनरी साइंस ये कहती है 60% मिल्किंग में रहनी चाहिए, 60% मिल्किंग में, 40% ड्राई। इस रिकॉर्ड को भी मैं आने वाले टाइम में तोड़ रहा हूँ। अभी मेरे पास 65 या 70% मिल्किंग में है, आने वाले टाइम में मैं इसको 80% प्लस ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा कि किसान की क्या है कि ये गाय बस ब्यावनी जिसको कहते हैं ना, 1 साल में दोबारा ब्याह जाए, वो प्रॉफिट में होती है। किसान के क्या टाइम पे हीट में नहीं आती, रिपीट हो जाती है, तो वो 2 से 3 महीने की बजाय 4, 5, 6 महीने तक नहीं आती है। इसलिए वो किसान का 60-40 वाला है रेशियो, मैं इसको 80-20 तक ले जाऊंगा 2-3 साल में। और कुछ सर एक और बात बोले सर, जैसे हम इधर कश्मीर में अगर हमें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ानी हो तो हम यहाँ पे नॉर्मली गवर्नमेंट लेवल पे भी क्रॉस ब्रीडिंग होती है सर, जर्सी और एचएफ गाय की सर। तो आपका इस बारे में सर कोई ख्याल था या है आगे की ये ब्रीड इंट्रोड्यूस करनी है? तो और अगर आपको लगता है कि नहीं वही बेटर है, तो आपको लगता है कश्मीर में भी ऐसा चल सकता है कि हमें वो गिर या साहिवाल इंट्रोड्यूस करनी चाहिए तो एज कम्पेयर टू जो जर्सी और यहाँ पे हॉलिस्टन? हेलो, मेरे से कि सर? जी सर। हाँ जी आपके जी राजू आज शाम को आपसे बात करेंगे तो वो इस पे ज्यादा बता पाएंगे। वैसे मैं हमारा से भी निवेदन करूंगा, यदि इनका कोई अनुभव है कि वहाँ के टेम्परेचर में गाय कितना सेट हो पाएगी, उसमें अगर आपका कोई अनुभव हो तो हमारे साथ साझा करें। देखिए, चाहे गिर हो, साहिवाल हो, राठी हो, थारपारकर, कांकरेज या नागौरी हो या हरियाणवी हो, ये देसी गाय हाईएस्ट तो 45-50 तक चलता है। कोई कूलर एसी लगाने की जरूरत नहीं इनको। अगर आसपास तो आपके यहाँ तो टेम्परेचर हाई की तो प्रॉब्लम है नहीं, आपके यहाँ माइनस वाली है। तो माइनस में देखिए, पिछली बार मेरे फार्म पर -5 तक गया, लेकिन वो 1-2 रात ही था। आपके यहाँ माइनस कंटिन्यू रहेगा तो वो उनको दिक्कत आएगी। तो आपकी जो लोकल कोई देसी ब्रीड है उसको धीरे धीरे आप, अभी सॉर्टेड सीमन आ गया, सीमन यूज करके और इसको थोड़ा सा आप, मेरा जो अनुभव है जितना कि आप इसको लोकल ब्रीड में सॉर्टेड करके गिर का या साहिवाल का कर सकते हो आप। और जम्मू तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके ऊपर ज्यादा माइनस रहता है तो वहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये तो आप वेटनरी के लोकल डॉक्टर से ही करें तो ज्यादा अच्छा है। पर ये सॉर्टेड सीमन वाला साइड इनको काफी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इनकी जो भी वहाँ की लोकल ब्रीड है उसमें ये सीमन यूज करके और वहाँ 2-3 साल में 4 साल में एक अच्छा बेस तैयार कर सकते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, तीसरी पीढ़ी में हो जाएगा चेंज, 3rd जनरेशन जो, हाँ काफी अच्छा चेंज हो जाएगा। इसके अलावा कोई प्रश्न हो जो हम अवाना साहब से जान सके? हाँ जी सर है। आप पूछना चाहते कोई? ये सर अवाना जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर। सर आपने जब स्टार्ट किया तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया? मतलब जैसे हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत कम ऐसे मिलता है कि लोग तो चाहते हैं कि वो इसमें आए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो
तो आप हमें 2-4 अपने प्रश्नों में बताइए कि सादा लफ्जों में हमारे यहाँ की सर्दी को मद्देनजर रख के कि कहाँ से स्टार्ट करें एक फार्मर। जैसे कि हमारे पास 2-3 डेयरी फार्मर हैं, उनके पास 10 गाय हैं, 12 गाय हैं, तो वो क्या करें, नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होना चाहिए? देखो, IFS मॉडल इंटीग्रेटेड में कम जमीन में भी आप सब तरह का कार्य करिए जो आपके वहां। जैसे मैं तो सारा कर रहा हूँ एनिमल, मैंने जैसे बताया, गाय के अलावा ऊँट है, घोड़ी है, मछली है, बतख है, मधुमक्खी पालन भी हो रहा है, भेड़ भी है। तो ये चीजें शायद आपके क्लाइमेट में वो नस्ल अलग हो सकती है। मेरे यहाँ सिरोही बकरी है, आपके यहाँ दूसरी बकरी है। IFS मॉडल का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि रोज किसान को इनकम हो। चाहे मुर्गी रख रहे हो तो अंडे से इनकम होगी, बकरी रखोगे तो उसके बच्चे 14 महीने में 2 बार ब्याएगी, उससे इनकम होगी। उसके अलावा दूध से इनकम होगी। मधुमक्खी आपके यहाँ मुझे पता नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बाकी फ्रूट आपके यहाँ जो होते हैं उनकी आप देखिए, आपके वहाँ एप्पल मैं कई बार सुनता हूँ कि 20 रुपए 30 रुपए, हमारे आते आते वो 100 रुपए हो जाते हैं। तो उनकी प्रोसेसिंग, एप्पल का जूस है और कुछ करके प्रोसेसिंग करो। अभी सरकार 50% सब्सिडी दे रही है सब में। उसके अलावा जो भी आपके यहाँ सूट है, एक IFS मॉडल का, मैंने जैसे मेरा फार्म देखोगे तो आपको सब नजर आ जाएगा। एक तरफ पानी है, पानी में 4 काम हो रहे हैं, इधर भेड़ बकरी भी है, इधर ये भी है। तो आपके जो भी ब्रीड है वो करके और इस तरह से आप कर सकते हैं तो डेली इनकम होगी, और प्रोसेसिंग करोगे तो इनकम 4 गुना भी होगी। मैंने शुरुआत 2 गाय से की थी और वीकली में 2 खरीद के लाया, और जी टोटल 50 खरीदी। लास्ट वाली जब 50 खरीदी तब पहले वाली ड्राई हो गई थी, दूध देना बंद कर दिया था। लोग क्या करते हैं, एक साथ 10-20 लेते हैं और एक दिन लास्ट में सब एक साथ ड्राई होती है तो 0 हो जाता है। तो आप इसको कोई शुरू करना चाहें तो धीरे धीरे करें। और आज देखिए सॉर्टेड सीमन से मेरी 60 गाय से 5 साल में 240 हो गई, और अब स्पीड और भी बढ़ रही है। और सबसे बड़ा ये मैं बताऊंगा, एक तो गोपाल रत्न अवार्ड ही नहीं, मुझे ICR के छोटे बड़े सारे मिला के 8 अवार्ड मिल चुके हैं। खेती राजस्थान में बहुत किसान कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि वो परंपरागत खेती जो हमारी है, जैसे गेहूं, जो चना, सरसों, वही वो कर रहे हैं, या बरसात में बाजरा, मूंग, मोट, चना, वही वो कर रहे हैं। आपको कुछ न कुछ हटके करना पड़ेगा। जैसे गायों में मैंने हटके किया कि सॉर्टेड सीमन, जैसे भारत सरकार ने परमिशन दी, मैं प्राइवेट से लेके आया और मैंने इस पे काम किया तो अवार्ड मिल गया। मेरी भेड़ 4 बच्चे लाई। जहाँ भी ये सर CSWRI की बात कर रहे हैं, वहाँ साइंटिस्टों ने ऐसी भेड़ का इजाद की है कि वो मैं लेके आया। उन्होंने ये कहा कि इसको 200 ग्राम दाना जरूर देना। अब हमारे राजस्थान में किसान कहते हैं भेड़ को गाय का दाना, भेड़ तो रूखा सूखा सब खा लेती है। मैंने उसको दाना दिया, क्योंकि दाना देंगे तो वो हेल्दी होगी, मजबूत होगी, तो बच्चे अंदर ज्यादा डेवलप होंगे। बाहर बच्चे आएंगे तो हेल्दी रहेंगे तो डेथ नहीं होगी। अगर भेड़ कमजोर होगी, 4 बच्चे देगी, 2 की डेथ हो गई तो फिर आपको नुकसान हो गया। इसी तरह से मछली पालन राजस्थान में बहुत असंभव है, वो मैंने किया तो उस पर अवार्ड मिल गया। तो मतलब कहने का ये है कि आप हटके कुछ करेंगे तो इनकम भी बढ़ेगी, आपको रेस्पॉन्स भी मिलेगा। और मैंने जब खेती शुरू की तो मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह से सम्मान, इज्जत, अवार्ड मिलते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि गोपाल रत्न के बाद अभी भारत सरकार की गोकुल मिशन योजना आई है। 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2 करोड़ भारत सरकार दे रही है, 2 करोड़ मुझे लगाने, 1.35 मैंने फाइनेंस करा लिया। और अभी पिछले वीक बैंक से हो गया, 1-2 वीक में सब्सिडी आ जाएगी, इस पे मैं काम शुरू करूंगा। 240 मेरे पास है, 200 और खरीदूंगा। जो आप वीडियो में देख रहे थे ना, वो फार्मूला मैं किसानों को बताऊंगा कि पर डे में लाख रुपए प्लस कमाऊंगा। क्योंकि 400 गाय होंगी टोटल मेरे पास, 240 अभी है, 200 अभी खरीद लूंगा। 400 हो गई, मान लो 50 बीमार भी हो गई, कोई कारण हुआ तो रोज एक जाएगी, 365 दिन है, रोज एक गाय बनाकर सेल करूंगा। वो 100% घी होगी, 18 लीटर दूध होगा, कम से कम भी मानू तो 1-1.5 लाख रुपए की कीमत होगी इस फार्मूले पे। लेकिन इसमें पैसे से रखना पड़ेगा, उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा। जैसे कोई उद्योगपति फैक्ट्री खोलता है तो वो मेंटली प्रिपेयर रहता है कि मुझे 1-2 साल तक बिजली का बिल जेब से देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल के पैसे भी लगेंगे, फिर कोई उत्पाद बनेगा, फिर वो कॉस्ट तय करेगा, प्रचार प्रसार करेगा, टीवी में प्रचार आएगा, उसके बाद उसका माल मिलेगा, बिकेगा। और हम किसान क्या करते हैं, पहले दिन से ही 10 गाय लाए, इतना दूध आया, इतना सेल किया, इतना आया, ये किया, तो वो कैलकुलेशन है। थोड़ा उद्योग का दर्जा दोगे, पैसेंस,
पैसेंस रखना पड़ेगा। इसके साथ अगर काम करेगा इस तरह से, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां भी फेल हो जाएंगी किसान के सामने। लेकिन और मैं अभी तक जो मैंने आपसे बातें की ना, ये किताबी बातें नहीं है। मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, न मैंने वेटनरी की पढ़ाई की है न एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है। आर्ट्स से सिंपल ग्रेजुएट हूँ। लेकिन छोटा सा बच्चा 10 साल का भी आज मुझे सिखाना चाहे कृषि और पशुपालन की बातें, तो मैं सीखता हूँ। रेडियो, टीवी, डीडी किसान और पूछताछ से, और मेरे एग्रीकल्चर के यहाँ अधिकारी, यूनिवर्सिटी, इनसे मैं सीख के, और आज भी मैं सीखने को तैयार हूँ। 61 का हो गया, और जो मेरे 19 साल में जो जुनून था, 10 घंटे काम करता हूँ। अभी भी आप वंडर करोगे, मैं सही कह रहा हूँ कि जो ठंडा ऑयल निकलने वाली मशीन है वो देखने के लिए आया हूँ। आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। और मैं जल्दी जाके आपकी मीटिंग अटेंड करूंगा, नहीं कर पाया तो अभी भी मैं ऑन ड्यूटी हूँ। और हमारे किसान आज आलसी हो गए कि साहब ये तो घाटे का सौदा है, करते नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि शुरुआत कहीं से भी करें, आप जीरो से करें। आप मान लो IAS IPS की तैयारी करते हो, कलेक्टर बनते SP बनते 8-10 साल लग जाते हैं, फर्स्ट इंटेलिजेंट हो तो भी। और 8 साल आप पशुपालन खेती में दे दो, मैं कह रहा हूँ कलेक्टर साहब की सैलरी तो आपके सामने कुछ भी नहीं होगी। लेकिन धैर्य के साथ थोड़ा सा करो, और उसमें से पैसे मत निकालो। घर वालों कह दो भाई घर का खर्चा जैसे चल रहा है, चलो मैं कमाऊंगा वो इसी में लगाऊंगा। आप 2 गाय 2 बकरी से शुरू करिए, 2 क्यारी से सब्जी शुरू करिए, थोड़े से फलों से शुरू करिए, और आप देखिए 5-7 साल में आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी। ये बहुत प्रॉपर अच्छा टाइम है। दोनों सरकारें सब हमारी मदद कर रही है, बस हमें करने की है किसान भाइयों को। और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो सिर्फ जॉब की तरफ भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जब सब्जेक्ट बना था, ये इसलिए बना था कि 50% लोग तो साइंटिस्ट और टीचर बनेंगे, एजुकेशन देंगे, 50% पढ़े लिखे एग्रीकल्चर की खेती करेंगे। आज मैं वहां की तो मुझे पता नहीं, राजस्थान में 1% लोग एग्रीकल्चर की पढ़ाई पढ़े हुए खेती कर रहे हैं, 99% जॉब कर रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। तो फिर ये दूसरे जो किसान है वो जैसा है पुराना दर्रा वैसे ही अब चले जा रहे हैं। तो ये प्रॉफिट में कैसे आएगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। आपके इसमें फार्म में कितने लोग अभी काम कर रहे हैं? मैं आपके सामने रख दूं कि मैंने 1995 में BSc AG फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। अभी 2022 चल रहा है, मैं एक साइंटिस्ट बना हूँ। और अवाना जी मेरे से ठीक 8 साल बाद ये कार्य शुरू किए थे, और आज हम सबके लिए आदर्श बने हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि हम गलत कर रहे हैं, ये ज़्यादा सही कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि हम आज सौभाग्यशाली है कि हमारे साथ इतने ओजस्वी 61 ईयर की एज है। इन्होंने 61 बोल के कर दिया, मैं बताता हूँ इनकी 61 ईयर्स की एज है। 2-3 स्कूल इन्होंने स्टैब्लिश करके अपने बच्चों को दे दिए। एक स्कूल को स्टैब्लिश कहाँ से किए, कमरा किराए लेके। तो इतना इनके अंदर जो जोश है काम करने के लिए, जो आगे बढ़ने की एक उम्मीद और उन्नति और होशो हवास से काम कर रहे हैं, उसी के साथ मैं समझता हूँ आज हमारे ट्रेनी भाग्यशाली है कि हमारे साथ अवाना जी ने अपना इतना लंबा समय दिया, हमारे प्रश्न सुने हैं। अभी भी अगर किसी का कोई बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो मैं अवाना जी से निवेदन करूंगा 1-2 क्वेश्चन और ले। वेलकम सोफी साहब। सर आपके इसमें फार्म में कितने लोग अभी काम कर रहे हैं जिनको आप रोजगार पहुंचा रहे हैं? अभी 42 है, लेकिन अगले साल इन दिनों में आप मेरे से बात करोगे तो मैं समझता हूँ 100+ होंगे। हम जरूर करेंगे सर बात। हमको आपसे बहुत सीख लेनी है सर। देखिए आज बच्चा हो या आदमी हो, क्या चाहिए? नाम, इज्जत, शोहरत और पैसा। वो सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में है, पॉलिटिक्स में है, IAS IPS में है। आप जब फार्म पे आएंगे ना, मैं यहाँ दिखा दूंगा। और मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, डेली एवरेज 25 और कभी कभी तो 100 किसान, बच्चे और सिटी के लोग देखने के लिए आते हैं। और आने वाले टाइम में तो इसको 5 स्टार बना दूंगा। जो मैंने बात बताई है वो सब मैंने कर ली है। भविष्य की योजना एग्री टूरिज्म है, प्राकृतिक चिकित्सालय है, और ये जो रोज एक बहेगी रोज एक बेचूंगा, ये 3 योजना अगले साल इन दिनों तक स्टार्ट हो जाएगी। सर डॉक्टर सोफी बोल रहा हूँ सर। एक चीज मैं इसमें जोड़ देता हूँ सोफी साहब, आज से ठीक करीबन 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, हम अविका नगर में भेड़ ऊन पालन वाले अनुसंधान संस्थान में अवाना जी से मिले थे, वही सोफी साहब से मिले थे।
अवाना जी से मिलने के बाद जब इसका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास आ गया तो मैं 2-3 दिन तक देख रहा था कि रोज ही एक पौधा लगाते सुबह सुबह उसका मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता। ये सिलसिला जब मैं रोज देखता गया तब मुझे पता लगा कि अवाना जी पिछले काफी सालों से रोज सुबह एक पौधा लगाते हैं, अकेले नहीं, उस क्षेत्र के कृषि से संबंधित बड़े अधिकारी लोग सब कोई न कोई रोज आता है और वो आके एक सुबह पहला काम इनका काम पे पहुंच के पौधा लगाना है। तो वो सिलसिला में स्वयं इसका साक्षी हूँ। मैं रोज देख रहा हूँ, लगभग 1 महीने के आसपास हो गया कि हर दिन अगर जिस दिन इनका फोटो नहीं होता है तो इनका स्टाफ किसी न किसी को बुला के पौधा लगवाता। तो ये जो भी बोल रहे हैं वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सब चीजें मैंने स्वयं ने देखी है। इसलिए मुझे अभी भी और प्रश्न की उम्मीद है। अगर कोई हमारी बहनें किसी प्रकार का और सवाल करना चाहें, क्योंकि डेयरी से संबंधित है, पोल्ट्री से संबंधित है, फिश से संबंधित है, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है, हमारे घर पे कहीं भी कैसे भी बिजनेस हम शुरू करें, तो इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो अवाना साहब अभी भी हमें थोड़ा मौका और देंगे। अवाना जी, हमारा यहाँ पे सिस्टम रहता है कि बच्चों का कि हम हर साल इनको एजुकेशनल टूर पे लेते हैं, मोस्टली नॉर्थ इंडिया पे लेते हैं, राजस्थान साइड से अभिकानगर वगैरह, जो दिल्ली, NDR, करनाल वगैरह हर एक जगह लेते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो आने वाला बैच होगा उसमें हम उन बच्चों को आपके यहाँ टूर करवा दें ताकि वो आप उनको एक्सपोजर विजिट वहाँ पे करवाएं, ताकि वो इंस्पायर हो जाए आपके इस कोशिश से जो आपने पिछले 19-20 साल से कोशिश की। हम आपकी इसकी इजाज़त मांगते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, आपसे ज्यादा मुझे खुशी होगी अगर आप वहाँ आएंगे मेरे यहाँ। बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आई विल टेक अप द मैटर। सारी रेलवे से, आप चाहे फ्लाइट से, एयरपोर्ट से, ट्रेन से आए, बस उसके बाद आप मुझे बता दें, सारी व्यवस्था मेरी होगी। और उसके अलावा भी और कुछ बता देना, ये हम देखना और सीखना चाह रहे हैं, सारी मैं कर दूंगा। अवाना जी, हम उनको लेते हैं, अभिकानगर लेते हैं, करना NDR करनाल लेते हैं, उसी के इक्विवेलेंट आपका अपना इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है जहाँ पे वो पूरा का पूरा सीख सकते हैं। दैट विल बी गुड एक्सपीरियंस फॉर देम। जी ओके जी, विक्रम जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अवाना साहब। मैं सोफी साहब से निवेदन करूंगा कि अभी ऑनलाइन मिलने की वजह से किसी भी प्रकार का मान सम्मान हम अवाना साहब का इस कार्यक्रम में नहीं कर सके, परंतु एक सुंदर अवसर और चर्चा हुई है कि आने वाले समय में यहाँ इसी यूनिवर्सिटी के शेर कश्मीर एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के बच्चे आपके फार्म पर जब आएंगे तभी आपका ये स्वागत शेर कश्मीर की तरफ से सोफी साहब करेंगे। तो वो तब तक के लिए हम आपसे माफी चाहेंगे कि हम आपका स्वागत नहीं कर पाए। मेरा स्वागत इसी में हो गया कि आपने राजस्थान बैठे हुए किसान को और श्रीनगर के दर्शन करा दिए। मैं एक बार श्रीनगर गया हूँ, ये जो मैं देख रहा हूँ, ये डल झील और सारा सीन मेरे सामने आ रहा है, और यही मेरा स्वागत है कि आपने राजस्थान वालों को दर्शन करा दिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपके टच में रहेंगे अवाना जी। कला से कलाश में पड़े धन्यवाद करता हूँ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सोफी साहब का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने आने वाले समय अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को इनके फार्म विजिट कराने की चर्चा की। हमारा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे माफी चाहेंगे, आपने काफी समय ले लिया है, परंतु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने आगे की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोफी साहब, अभी मैं मेरा वो स्क्रीन तो नहीं आ पाएगा क्योंकि मैं मोबाइल से ऑन करूंगा। कोई नहीं सर, आवाज आपकी बीच में आ रही है। अभी आवाज आ रही है ना? जी सर। एक मिनट, मैं एक वैसे तो डिस्कस करने के लिए PPT में कोई ज्यादा कुछ मैं समझता नहीं, परंतु मुझे लगता है शायद हम अगर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चर्चा में क्या है, मैं यहाँ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR के हेडक्वार्टर पे हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, और हमारा यहाँ मूल काम ये है कि हमारे देश में 100 से ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट है ICAR, और उन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में
हमने 50 रिसर्च इंस्टीट्यूट में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले हैं। उन एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स का पर्पज यही है कि जो युवा है, जो ऑलरेडी बिजनेस में है, जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन सबको हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। टेक्नोलॉजी अगर उसको टेक्नोलॉजी वो प्रोवाइड करते हैं। यदि बंदा अपनी कोई टेक्नोलॉजी लेके आता है तो उस टेक्नोलॉजी को हम अपग्रेड करते हैं। आई थिंक कैमरा डाइवर्टेड इंडिया एक करनाल में हमारा सेपरेट डिपार्टमेंट है इसके लिए कर सकते हैं। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर। यहाँ पे व्हाट आर द एक शॉर्ट में एक सर यहाँ पे हाउ ICR विल सपोर्ट दोज न्यू स्टार्टअप्स इन दैट केस इफ दे वांट। इसमें में हम आपको रजिस्टर करेंगे हमारे इंक्यूबेशन सेंटर। ओके सर। फॉर एग्जांपल आपको एनिमल न्यूट्रिशन में जाना है तो हम आपको NAMP हमारा जो बेंगलोर का इंस्टीट्यूट है वहाँ हम या इंडिया करनाल में हम आपको रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद में पहले हम आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी जो भी होगा चर्चा करेंगे, क्योंकि आप वहाँ इतनी दूर से आएंगे, पैसा खर्च करेंगे। एक नया लोग शुरू करता है, पैसे की बड़ी समस्या होती है। एक एक पैसे के लिए उसको मुश्किल होता है कि वो कहाँ से जाएगा, भाड़ा किराया कहाँ से लाएगा। तो हम पहले ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर लेते हैं। उसका विचार क्या है, अगर मान लो उसके पास अपना खुद का कोई आइडिया हो तो उस आइडिया को हम हमारे साइंटिस्टों के, हमारी टेक्नोलॉजी से कैसे सप्लीमेंट कर सकते हैं, एक काम। दूसरा काम, अगर मान लो कुछ हमारी अपनी टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो उसको दे और उससे थोड़ा उसको कहीं पे सबसे सपोर्ट कर दे जिससे कि वो अपना शुरू कर सके। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। IIHR बेंगलोर में हमारे पास एक रिसर्च एसोसिएट था, हमारे यहीं से पढ़ा हुआ था और रिसर्च एसोसिएट था। कैमरा आसिफ साहब स्क्रीन आउट हो गया। जी सर। एक मिनट सर। जी सर आ गया। तो वो लड़का हमारे यही काम करते करते उसने क्या देखा कि हमारे कल्चर प्रोडक्ट हम बनाए थे, उसने कुछ इंसेक्ट्स पे काम किया। वो लड़का को इंसेक्ट्स क्लिक कर गया। आर की सर्विस में 50,000 रुपये मिलता है, पर वो कब तक 2 साल प्रोजेक्ट है, 1.5 साल प्रोजेक्ट है, 3 साल प्रोजेक्ट का बाद में कहा जाए। उस लड़के ने उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू किया और हमारे ही इंस्टीट्यूट से वो टेक्नोलॉजी उसने ले लिया, क्योंकि थोड़ा पैसा तो उसे मिल ही रहा था। कुछ पैसा उसने अरेंज किया, करीब 1.5-2 लाख रुपए गवर्नमेंट से लिया और उसने अपना प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है, यस सर। उसके साइट विजिट किया, आज उसकी अपनी एक इंडस्ट्री है। वो सिर्फ एक आरे था हमारे। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ कि जो लड़के हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो PhD कर रहे हैं या जस्ट बैठे किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनका कोई विचार है वो जुड़े हमसे, आपको बताएं, मेरे को बताएं, मैं जिस भी रिलेटेड इंस्टीट्यूट होगा उससे बात करवाऊंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो एक विजिट करवाएंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है शायद 2-3 विजिट्स में, डिस्कशंस में उसका कुछ न कुछ रास्ता अवश्य निकले। देखिए NDRI करनाल जो है उसमें डॉक्टर AK सिंह है और लकीली अभी वो जो डायरेक्टरी बन गए वहाँ पे, उस इंस्टीट्यूट से हम कॉन्टेक्ट करेंगे। तो वो किस तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं? हम एक छोटा यूट्यूब पे उस पे अपने जूम पे डिस्कशन कर लेंगे और उसके बाद में विजिट करवा देंगे। तो जो बच्चे का उसका जो भी आइडिया होगा वो सामने आ जाएगा। वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर है सर उसके रिलेटेड? हाँ, NDRI में हमारा बहुत अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, थैंक यू आप सर। जब भी बच्चों को लेके जाए वहाँ तो विजिट अवश्य करवाएं। ठीक है सर, थैंक यू सर। Thank you to Alana ji to spare his time with us. Thank you. Okay. Thank you very much. ओके।